हम लोग बोलते हैं तो जो बोलते हैं उसको समझते नहीं हैं। आप व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कह रहे हैं और आंदोलन भी कह रहे हैं। आंदोलन तो समूह से होता है, व्यक्ति से नहीं होता है। तो जब 42 के आंदोलन की आप चर्चा करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह उसमें कहाँ से घुसेगा? वो तो सामूहिकता है जिसको गांधी ने निषेध कर दिया, मना कर दिया। समूह को इजाजत नहीं है, एक व्यक्ति मुझसे अनुमति लेके जाएगा। तो आप चरखा को, खादी को, शराब को 42 से कैसे जोड़ेंगे? उस सामाजिक चेतना के विकास से भले जोड़ सकते हैं, अलग टॉपिक होगा। 42 में इन बातों का क्या महत्व है? सुशीला नैयर डॉक्टर हैं, गांधी जी का इलाज करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य की परीक्षा करना ठीक है। आगा खां महल में उनका जाना जरूरी था, लेकिन 42 में उनका क्या योगदान है? ये हम नहीं कह रहे हैं, मनु की डायरी है, गांधी जी की पोती की। तो हम लोग बोलने में ध्यान रखा करें, क्योंकि हम लोगों को माना जाता है कि इतिहास के जानकार समझदार हैं। बस बोलने के लिए कुछ बोल दिए, माइक मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 42 को आप छोटे ढंग से लेंगे तो मात्र यह हलचल था, जैसा मैंने कल कहा। लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो यह आंदोलन से आगे क्रांति की ओर उन्मुख था। यह बड़ा परिप्रेक्ष्य क्या है? भारत की आज़ादी की दो धारा थी, एक पूर्ण आज़ादी या डोमिनियन स्टेटस। कल शुक्ला जी बोले भी कि हमसे कुछ गलती तथ्य की हो गई होगी, ध्यान न देंगे। वह गलती यह थी कि पूर्ण आज़ादी का मांग 1927 में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हो गया था, 30 में नहीं 27 में। और गांधी ने अपना व्यक्तित्व लगा के 28 में कलकत्ता अधिवेशन में पलटवा दिया, नेहरू को तोड़ करके, और बहुत हल्का वोट से गांधी जी जीते। और फिर 29 में लाहौर में वह पास हुआ, और 30 में पटेल जब अध्यक्ष हुए तो फिर पलट के औपनिवेशिक स्वराज आ गया। तो सवाल यह था कि आज़ादी कैसी होगी, पूर्ण आज़ादी होगी या डोमिनियन होगी? इसकी दो धारा थी स्पष्ट। कल ही मैंने कहा, एक धारा जो शिवाजी से शुरू हुआ, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिदो संथाल, शमशेर गाजी, जितना नाम लीजिए, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, पूर्ण आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो लोग। और दूसरा जो बड़े घर के बाबू लोग थे, विदेश से पढ़ के आ गए थे, डोमिनियन स्टेटस के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज, गोरे अंग्रेज जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं। एक लोग थे कि अंग्रेज जाएं नहीं, उनके पैर में लटक जाएंगे। एक लोग थे जो अंग्रेज को एक दिन के लिए भी देखना नहीं चाहते थे। तो समाज तीन तरह के लोगों में बटा हुआ था और उनके ख्याल भी अलग अलग थे। आज़ादी कैसी होगी, पूर्ण आज़ादी होगी या औपनिवेशिक स्वराज होगी, यह इशू था। दूसरा इशू 34 के बाद आ गया। कांग्रेस तिलक के प्रखर राष्ट्रवाद के आधार पर 1934 तक चलती रही, उसी को कोई नरम गरम जैसे करके चलाता रहा। लेकिन मुख्य कांग्रेस की जो चालक विचारधारा थी वह उग्र राष्ट्रवाद था। तिलक का स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी को कई लोग 34 तक खींचे। 34 के बाद नए तत्व भारत के राजनीति के रंगमंच पर आ गए। ये आ गए किसानवाद, किसान आंदोलन प्रचंड ढंग से चलने लगा चारों तरफ। और दूसरा सवाल उठ गया, किसकी आज़ादी, कैसा स्वराज? बाघ का स्वराज होगा तो हरिन के लिए जमराज हो जाएगा, बिल्ली का स्वराज होगा तो चूहों के लिए जमराज हो जाएगा। जमींदार का स्वराज या किसान का स्वराज, पूंजीपति का स्वराज या मजदूर का स्वराज? यह सवाल मुखर हो गया। और यह सवाल जब मुखर हो गया तो गांधी जी कांग्रेस से खिसक गए कि मैं चरनिया मेंबर भी नहीं हूँ, और नए लोग राजनीति के रंगमंच पर आ गए। तो जब 42 को वहाँ से आप देखेंगे, 34 से, तो यह आंदोलन से आगे का चीज है, क्रांति की ओर उन्मुख है। अब केवल 42 देखेंगे तो मात्र हलचल था, 3 महीना के अंदर कुचल दिया गया। जैसा कि आपने सुना, रजनी पामदत्त की किताब इसी इतिहास परिषद से छपी है, गांधी का चिट्ठी है लिन लिथुगो के नाम। यह मेरा आंदोलन नहीं है, यह हुल्लड़ का है, अराजकतावादियों का है। गांधी की सफाई है, मुझे तो अपने जेल में डाल दिया, मैं कैसे आंदोलन को? तो फिर आप गांधी से कैसे इसको जोड़ते हैं? गांधी जब खुद इसको इनकार कर दिए तो आप बार बार गांधी गांधी गांधी।
तो ये कैसा इतिहास परिषद है और कैसे हम लोग इतिहास परिषद के वक्ता है? कितनी ईमानदारी हमारे पास है? हाँ, हमको वाइस चांसलर बनना है, गवर्नर बनना है, तब बात दूसरी है, हमारी मजबूरी है, हम झूठ बोलेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, सरस्वती के साधक हैं, तो तौल तौल के एक एक शब्द बोलिए, समझ समझ करके एक एक बात बोलिए। तो हम लोग यह ध्यान में नहीं रखते, क्या बोल रहे हैं, हमारी बात से हमारी बात कट जा रही है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब आया तो भारत के लोगों ने देखा कि तो मौका है, तो उस समय गद्दार पार्टी हुआ, रास बिहारी बोस उसके लीडर थे। हाँ, एक आसफ खां का भी नाम कहीं से आ गया है, ये वही आसफ खां है जो जिनके चलते सावरकर फ्रांस में गिरफ्तार हुए। इन्होंने ही सेक्रेट लीक किया था, इनको इनाम मिला, नेहरू मिनिस्टर बनाया। पॉपुलर प्रकाशन से किताब छपी है सावरकर पर, आप उसको पढ़िए, पूरे तथ्य के साथ उसमें दिया हुआ है। तो तरह तरह के नाम लोगों के बात में आते हैं और विस्तार में नहीं जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो प्रथम विश्व युद्ध के तरह प्रथम विश्व युद्ध में युगांतर, अभिनव भारत, अनुशीलन, सारे लोग एक हो गए। रास बिहारी बोस के अधीन सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, उपक्रम किया गया, फेल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध आया तो यह बात फिर सामने आ गई कि अमेरिका जिस तरह से आज़ाद हो गया, जब इंग्लैंड फंसा हुआ था फ्रांस स्पेन से लड़ाई में, और वाशिंगटन लॉक स्टॉक बैरल आज़ाद हो गया, डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण आज़ादी, लड़के छीन के कैप्चर ऑफ पावर, तो हम भी यह मौका है कि अंग्रेज से छीन के 40 में आज़ादी ले सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने अल्टीमेटम दे दिया, 6 महीना में फैसला लो, नहीं तो संघर्ष हम शुरू करेंगे। ये सब रिकॉर्डेड तथ्य हैं, आप पढ़िए, खोजिए इन बातों को। गांधी जी ने कहा अंग्रेज भले हैं, उनके विपत्ति का हम लाभ नहीं लेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दुश्मन की विपत्ति हमारे लिए सुअवसर है। और 6 महीना जब बीत गया तो रामगढ़ में दोनों टकराए। 19 मार्च 1940 गांधी पूरे लाव लश्कर, लाखों की भीड़, हजारों पहलवान, सब सेठ, एकासे कलाकार, 4 लाख का तो खाली कांग्रेस के पंडाल का पेंटिंग हुआ था रामगढ़ में। और सुभाष चंद्र बोस एक टेबल कुर्सी लेके आए, जब माइक पकड़े तो जितनी भीड़ गांधी की थी टोटल आ गई सुभाष के तरफ, और गांधी उल्लू ऐसा मंच पर बैठा रह गया। और केवल प्रेस रिपोर्ट में बयान देके उस सम्मेलन को खत्म कर दिया गया। सम्मेलन का नाम था एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, समझौता समर्थक सम्मेलन, समझौता विरोधी सम्मेलन। तो लड़ाई भारत छोड़ो को लेना चाहते हैं तो वहां से हुआ, और सुभाष चंद्र बोस वहीं से जेल में हैं, उसी जेल से वो भागे हैं। अगर आप इसको इनकार करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस पॉकेट मार रहे थे ट्रेन में। लड़ाई तो 9 अगस्त 42 से शुरू हुई, तो सुभाष कैसे जेल में 40 से थे और 41 में कैसे उसी नजरबंदी से बाहर भागे? तो आप झूठ बोल रहे हैं। उसी के कंटिन्यूटी में गांधी का बिलेटेड पार्टिसिपेशन 42 में है, विलंबित शिरकत, और वो भी केवल रात भर के लिए। अंग्रेज को फोन करके सब लोग चले गए, जेल नहीं गए, आगा खां का महल भाड़े पर लिया गया, 400 नौकर के साथ गांधी वहां गए। नेहरू जी को अहमदनगर जेल में रखा गया, गर्मी लगी अल्मोड़ा गए, और गर्मी लगी स्विट्जरलैंड गए, तो यह जेल था। तो ये सब झूठी बातें हैं। आप इतिहास को ढंग से हम लोग को रखना चाहिए, श्रोता पाठक हम लोग से कुछ उम्मीद रखता है। आगे बात, गांधी जी की वसीयत को ध्यान में रखें। गांधी जी 29 जनवरी को शाम को वसीयत करते हैं कांग्रेस को तोड़ दिया जाए। 30 जनवरी के सुबह 5 बजे वसीयत को फाइनल करते हैं, और उसी शाम को 5 बजे 12 घंटा के अंदर मारा जाते हैं। माउंटबेटन की आत्मकथा पढ़िए, भारत में नहीं है वो किताब, हम अमेरिका गए थे तो वहाँ मिली। भारत में कॉलिन लैपियर है, उसका संक्षिप्त इंटरव्यू का पूरी किताब। एक ने मारा, दूसरे ने मर जाने दिया, माउंटबेटन लिखते हैं। बुढ़ा मरता है तो मरने दो सारी बात मालूम हो गई थी। मदन लाल पहवा गिरफ्तार हो गया था, उसी ग्रुप का आदमी था। कुछ भी 9 आवर्स टू रामा फिल्म है, स्टेनली बोलपट की, इंडिया में बैन है, हम अमेरिका में उस फिल्म को देखे। तो चीज़ों को हमसे छिपाया जाता है।
गांधी सबों को तो निकालने में सफल हो गए, मोतीलाल नेहरू को, सी.आर. दास को, मदन मोहन मालवीय को, लाला लाजपत राय को, सुभाष चंद्र बोस को, स्वामी सहजानंद को, जिन्ना को, किसी विरोधी को कांग्रेस में न रहने दिए। लेकिन नेहरू से वो मार खा गए। जिस दिन वो वसीयत करते हैं उसी शाम को मरा जाते हैं। और वो ब्रेटा रिवॉल्वर महाराजा सिंधिया की थी, इटालियन। लंबी बातें हैं, हम बहा के जाएंगे विषय से, छोड़ दें। एक गांधी का एफिडेविट आप देखें 25 में अंग्रेजों से, मैं तो ब्रिटिश नागरिक हूँ, लॉयल हूँ, मैं कर्नल था ब्रिटिश फौज में, मुझे कैसे हिंद मिली है। प्रकाशन विभाग गवर्नमेंट के सूचना प्रसारण से छपी है, ट्रायल ऑफ गांधी। गांधी की आत्मकथा में बुअर युद्ध जुल्लू युद्ध है। मैं कह भारत में 1918 में रिक्रूटिंग ऑफिसर हैं, आत्मकथा में है ये बात। और नीला आंदोलन, महान किसान नेता, जब नकली नील का आविष्कार हो गया, नील की खेती बंद हो गई, तो नील का आंदोलन कौन सा हो रहा था? ये सब झूठी बातें। वो गए कुछ गांव में, सबका रिपोर्ट लिए, इंक्वायरी गवर्नमेंट को जमा किए, चल दिए, फिर दोहरा के चंपारण में गए नहीं, और न उसकी जरूरत रही। जब नकली नील मार्केट में आ गया तब नील आंदोलन कहाँ? तो ये सब हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ पढ़ते हैं, झूठ लिखते हैं, और यही कारण भारत हजारों साल से गुलाम, सच्चाई को न देखने के कारण। और सच्चाई को जब प्राणनाथ ने देखा, समर्थ गुरु रामदास ने देखा, गुरु गोविंद सिंह ने देखा, तो पासा पलट गया। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को पैदा किया, प्राणनाथ ने छत्रसाल बुंदेला को पैदा किया, गुरु गोविंद सिंह के कड़ी में रंजीत सिंह आए, काबुल विजय हुआ। तो इतिहास में झूठ से बचना चाहिए। तो हम लोग, अब बातें बीत गई, ऐतिहासिक हो गई, क्यों झूठों के बाबा नाम केवलन के चक्कर में? जयप्रकाश नारायण महान क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, नेपाल बॉर्डर। क्या किया नेपाल बॉर्डर पर जयप्रकाश नारायण? कोई राइटर हमको दिखा दे, बता दे। भगाया कौन? रामनंदन मिश्रा। रामनंदन मिश्रा कौन है? मंझ में राज का दामाद। कहां आके शेल्टर लिए? काशी। काशी रामनंदन मिश्रा की बहन राजमाता है। फिर कहां गए? हरियाणा राज दरबार। फिर कहां गए? जयपुर राज दरबार। और जब जेल पकड़े गए तो हमें हथियार दो, मैं सुभाष चंद्र बोस से बॉर्डर पर लड़ूंगा। तो 42 में क्या योगदान है बताएं? राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा में लिखते हैं, दूसरे जगह के क्रांतिकारी तो कुछ काम भी करते थे, बिहार के क्रांतिकारी केवल डकैती करते थे। यह सच है। किस अंग्रेज को मारे बिहार के क्रांतिकारियों ने? डकैती किए, निरीह बनिया घर, और पैसा जयप्रकाश घर जमा होता था। इन्हीं के लोग थे, सूरज नारायण सिंह, जोगेंद्र शुक्ला सब। तो हम लोग इतिहास को छिपाते हैं। जयप्रकाश नारायण और गांधी का कोई रिश्ता नहीं है। ज़्यादा वक्ताओं ने जो कहा, यह जनपदीय था, छोटे छोटे नायक थे, नौजवान थे, किसान का एक हिस्सा था, मजदूर थे, आम जनता थी। यह व्यापक जन उभार था। इतना बड़ा जन उभार 1857 में भी न हुआ, गद्दर में भी न हुआ। सबसे बड़ा जन उभार अगर 34 से 47 तक लेके चलेंगे तब पूरे पीरियड को, और यह क्रांति की ओर उन्मुख था। अब क्रांति शब्द भी बहुत लोग प्रयोग में लाए। क्रांति का मतलब हम लोग नहीं समझते हैं। छोटा छोटा बच्चा होली में गाली गाता है, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो समझता नहीं है क्या बोल रहा है। बड़ों को बोलते सुन करके बोलता है। हम लोग भी क्रांति क्रांति हर बात में रट लगाते हैं। हलचल, मूवमेंट और क्रांति में फर्क होता है। क्रांति तभी कहा जाता है जब रूलिंग क्लास डिसलॉज होता है। अमेरिकन क्रांति इसलिए अमेरिकन क्रांति है कि विदेशी पूंजी विदा कर दिया गया। भारत में आज विदा हुआ। बाहर जितनी गाड़ियां हैं, स्वराज, मजदा, टाटा, मर्सिडीज, भेस्पा, पियाजियो, हीरो, होंडा, विदेश तो छाती पर चढ़ा हुआ है। तो आप क्रांति बोलते हैं तो हंसी आता है। बिना समझे बुझे हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। रूलिंग क्लास, फ्रांस की क्रांति कहलाती है सामंत वर्ग विदा हुआ, पूंजीवाद आया। एक क्लास डिसलॉज हुआ, दूसरा क्लास आया। हर बात में क्रांति नहीं हो सकता है। हम धोती पहन लिए तो क्रांति हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात, गांधी और सुभाष का झगड़ा क्या था? व्यक्तिगत नहीं था, दो आउटलुक का झगड़ा था, दो वर्ल्ड व्यू का झगड़ा था, दो परिप्रेक्ष्य का झगड़ा था। मैंने कहा स्वराज कैसा होगा?
स्वराज किसका होगा, यह सवाल। जो लोग डोमिनियन स्टेटस वाले थे, मालदार राज, जमींदार राज, वो 15 अगस्त 47 को जीत गए। जो दूसरे तरह के बात बोल रहे थे, 15 अगस्त 47 को अपनी लड़ाई हार गए और आज़ादी हमारी आसमान से गिरी, खजूर पर अटक गई। आज हो गुंडा बाहिनी के हाथ में है, भ्रष्ट नौकरशाही के हाथ में है, दलाल पूंजीवाद के हाथ में। आज भी देख लीजिए, राज सत्ता, सरकार जिसकी भी हो, छोड़ दीजिए बात को, सरकार को कंट्रोल करने वाली जो सोशल फोर्स है वह क्या है? भ्रष्ट नौकरशाही है, दलाल पूंजीवाद है, गुंडा बाहिनी। यह ज्यों के त्यों है, गुंडा बदल जाएगा। राजनाथ सिंह के चलती होगा ब्रजेश सिंह का दौर बनारस आएगा, मुलायम की चलती होगा तो मुख्तार अंसारी। गुंडा राज तो रह गया। कांग्रेस का दौर था, टाटा बिरला बजाज आगे हुए, आज जिनका दौर है वो आगे हो रहे हैं। तो इसलिए राज सत्ता नहीं बदलती है सरकार बदलने से, व्यक्ति बदलने से, पार्टी बदलने से। राज सत्ता बदलता है जब रूलिंग क्लास को बदला जाता है। तो हम लोग क्रांति भी बोलने में ध्यान नहीं रखते हैं। तो समय तो लंबा विषय है, हम घंटों बोलेंगे, खत्म नहीं होगा, हमें क्षमा करें।